अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 11 हम डिस्कस कर रहे थे। और चैप्टर नंबर 11 का जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, इस टॉपिक का नाम है बेसिकली मॉलिक्यूलर स्पीड। जब बात आती है स्पीड की, तो स्पीड की डेफिनेशन कुछ ये है: द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय समथिंग इन अ यूनिट टाइम। किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कवर करना और डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगना, बेसिकली यही हम स्पीड को डिफाइन इस तरह करते हैं। तो आज हम जिसकी स्पीड की बात कर रहे हैं वो मॉलिक्यूल्स की स्पीड है। हम जानते हैं गैसियस स्टेट के अंदर मॉलिक्यूल्स की स्पीड होती है और उस स्पीड को डिटरमिन करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। यहाँ पर जिस मेथड को हम यूज़ करते हैं स्पीड को डिटरमिन करने के लिए वो कुछ ये है। हम जानते हैं कि प्रेशर जो होता है मॉलिक्यूल्स का वो इक्वल होता है 1/3 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय मीन स्क्वायर स्पीड। जबकि मीन स्क्वायर स्पीड, क्योंकि हमने स्पीड को डिटरमिन करना है मॉलिक्यूल्स की, तो स्पीड का फॉर्मूला कुछ ये बनेगा, 3 जो डिवाइड हो रहा था वो प्रेशर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जबकि डेंसिटी मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। फर्दर अगर लिखें हम स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो आफ्टर स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स द इक्वेशन बिकम्स लाइक दिस: 3p डिवाइडेड बाय रो, और साथ में मीन स्क्वायर स्पीड पे आपने स्क्वायर रूट रिप्रेजेंट कर दिए। स्क्वायर रूट रिप्रेजेंट करने के बाद आपको आंसर मिला VRMS का। व्हाट इज VRMS? V मीन्स स्पीड, और ये R रिप्रेजेंट करता है कि आपने यहाँ पर रूट लगाया है, ये R रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है M। M का मतलब ये है जो वेलोसिटी रखी जा रही है वो मीन वेलोसिटी रखी जा रही है। तो हम यहाँ पर मीन वेलोसिटी के लिए M लिख रहे हैं और 2 रिप्रेजेंट करता है स्क्वायर को। तो VRMS मीन्स दैट द स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन अ गैसियस स्टेट determined by under root 3p divided by rho. P is a pressure और rho means density gas। तो यहाँ पर अगर हमें मालूम करना हो मॉलिक्यूल की स्पीड, तो स्पीड कैसे फाइंड करेंगे? 3p डिवाइड बाय रो। स्पीड को डिटरमिन करने के कुछ और मेथड भी हैं, उस पर बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी एवरेज जो है 3/2 kT होगी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब मॉलिक्यूल्स जो मूव करते हैं उनकी जो मूविंग एबिलिटी है हम उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, 3/2 kT। लेकिन काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला बेसिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, वो होता है हाफ mv²। क्योंकि एवरेज है तो हम वेलोसिटी भी एवरेज ही रखेंगे। स्टूडेंट 2 यहाँ पर भी था और 2 यहाँ पर भी था, आपने 2 और 2 कैंसिल किए, रह गया mv² 3kT। m मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर अगर आपने राइट साइड पर ट्रांसफर किया तो डिवाइड हुआ। Square root on both sides. After taking square root, we get this equation. Student, VRMS equal to under root 3 kT by m। यहाँ k मीन्स कांस्टेंट है, जो कि दो कांस्टेंट का रेशियो कहलाता है। एक तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यानी r, और सेकंड जो है Na, ये मीन्स एवोगाड्रोस नंबर। तो ये जो कांस्टेंट k है, इसको अगर हम नेमिंग करें तो इसका नेम कुछ ये होता है, हम इसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं। तो k मीन्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ टू कांस्टेंट, one is ideal gas constant, other is Avogadro's number। T means temperature और mass का M का मतलब mass of molecule, कि mass of single molecule क्या होगा। तो ये VRMS का फॉर्मूला 3 kT by m। हम VRMS in terms of pressure density फाइंड कर सकते हैं, in terms of mass and temperature भी डिटरमिन करते हैं VRMS। जबकि एक और तरीका VRMS को डिटरमिन करने का ये है कुछ, VRMS का फॉर्मूला है 3 kT by m। अब हम जानते हैं K जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट इक्वल होता है दो कांस्टेंट के रेशियो के, एक है R और एक है Na। तो हमने K को रिप्लेस किया कैपिटल R और Na से। R मीन्स यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, Na का मतलब A एवोगाड्रो, एन नंबर एवोगाड्रोस नंबर के इक्वल है। जबकि मास इनटू एवोगाड्रो नंबर किया जाए, अगर आप एक मॉलिक्यूल के मास को ओवरऑल जितने एक मोल के अंदर मॉलिक्यूल आते हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दें तो आपको टोटल मॉलिक्यूल का मास मिल जाएगा। तो ये बेसिकली मोलर मास है। तो अगर मुझे मोल का मास कैलकुलेट करना है तो मुझे एक मॉलिक्यूल के मास को सारे मॉलिक्यूल के मास से उनकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना चाहिए। इसे हम मोलर मास कहेंगे। कैपिटल एम स्मॉल एम मास है और कैपिटल एम का मतलब मोलर मास है। तो VRMS डिटरमिन करने की डिफरेंट मेथड कौन कौन से हैं? अंडर रूट 3p डिवाइडेड बाय रो, 3 kT बाई m और 3 RT बाई कैपिटल M। तो ये मुख्तलिफ मेथड है VRMS के। तो आइए शुरू करते हैं इस VRMS के मुतालिक एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम 11.4 क्वेश्चन में कहा जा रहा है हमसे कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन molecule at 800 Kelvin
The molar mass equals to 2 AMU. The value of R 8.31 joule per mole Kelvin. So let's make the data. The temperature of the hydrogen molecule is 800 K Kelvin. The molar mass equals to 2 AMU. Now we are going to change this AMU into kilogram by dividing 1000. So we get 0.002 kilogram per mole. The value of ideal gas constant is 8.31 joule per mole Kelvin. What we have to determine over here, we need to determine root mean square. Root means R, mean means M, S means square, R M S और speed means V. हमें VRMS डिटरमिन करना है स्टूडेंट. तो VRMS का फॉर्मूला कुछ ये है, VRMS equals to अंडर रूट 3RT डिवाइडेड बाई कैपिटल M. R गैस कांस्टेंट गिवन है आपको, टेम्परेचर गिवन है आपको स्टूडेंट्स. तो हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. 3 R की 8.31, टेम्परेचर 800 और मोलिकुलर मास मोलर मास 0.702. सबसे पहले तो आपने न्यूमरेटर में जो वैल्यूज लिखी है आपने इनको मल्टीप्लाई करना है. 3 मल्टीप्लाई बाय 8.3 मल्टीप्लाई बाय 800. आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी गेट 19944. नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस वैल्यू बाय 0.002. द आंसर बिकम 9972000. Now we take the square root of this value. So VRMS equals to 3157.84 मीटर पर सेकंड. यानी हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल हैं उन मॉलिक्यूल की जो एवरेज स्पीड है वो तकरीबन 3000 मीटर पर सेकंड है. लेकिन जब टेम्परेचर कितना है 800 केल्विन, तो 800 केल्विन पर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की स्पीड तकरीबन 3000. If you increase the temperature student, so after increase of temperature the speed also increase. So आप कह सकते हैं the speed and temperature they are directly proportional to each other with a square root. Student, next problem 11.5. Determine the average kinetic energy and kinetic energy per mole of an ideal gas at 0 degree centigrade. The value of Boltzmann constant is 1.38 10 raised to power minus 23 joule per Kelvin. The value of gas constant is 8.31 joule per mole Kelvin. Now student, we are going to make a data. First of all, we have to write the temperature which is 0 degree centigrade. In physics, the standard unit of temperature is Kelvin. So we are going to change this centigrade into Kelvin by adding 273. So 0 plus 273 equals to 273 Kelvin. The value of Boltzmann's constant is 1.3 10 to the minus 20 joule per Kelvin, and the value of gas constant is 8.31 joule per mole Kelvin. काइनेटिक एनर्जी एवरेज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मीन्स दैट हमें मालूम करना था क्वेश्चन के अंदर ये रहा कि जो गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी. इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी पर मोल क्या होगी स्टूडेंट. तो काइनेटिक एनर्जी एवरेज डिटरमिन करने का तरीका भी हमने देखा कि 3/2 मल्टीप्लाई बाय के मल्टीप्लाई बाय टी. हम इस फॉर्मूले के थ्रू काइनेटिक एनर्जी एवरेज डिटरमिन करते हैं. Now student, we are going to substitute the value of K, which is equal to 1.3 minus 23, and the value of T, temperature 273. After simplification of these three values, we get 1.13 10 raised to minus 20 divided by 2. After division by 2, we get 5.65 10 raised to power minus 21 joule. So student, हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन केस अगर हाइड्रोजन गैस हो तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी जो एवरेज स्पीड काइनेटिक एनर्जी है 5.65 10 की पावर माइनस 21 जूल के इक्वल है. लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी जैसे भी हमने हाइड्रोजन के केस में देखा कि स्पीड बढ़ती है जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, और काइनेटिक एनर्जी जो है डायरेक्टली एसोसिएट होती है स्पीड से. इसका मतलब स्पीड अगर बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. तो जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर इजाफा हो जाता है. मींस दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. काइनेटिक एनर्जी स्पीड से और टेम्परेचर से. काइनेटिक एनर्जी पर मोल इक्वल्स टू 3/2 मल्टीप्लाई बाय यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर.
So kinetic energy per mole equals to 3/2 multiplied by 8.31 multiplied by temperature 273 students. तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल का जो आपको आंसर मिलता है वो आंसर कुछ है 3402। क्योंकि आपने पर मोल निकाला तो आप लिखेंगे जूल पर मोल। तो दोनों में फ़र्क क्या है स्टूडेंट? ये काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल के हवाले से आपने कैलकुलेट की है, और ये काइनेटिक एनर्जी एक मोल में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सब की है 3402। यानी ये मॉलिक्यूल्स जो है 6.02 10 की पावर 23 अगर हम बात करते हैं एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये उन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, जबकि ये मॉलिक्यूल जो काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं ये सिंगल मॉलिक्यूल के हवाले से है। स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक हमारा है थर्मल एक्सपेंशन की एप्लीकेशंस। व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन? थर्मल मीन्स ड्यू टू हीट, और एक्सपेंशन का मतलब समथिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ the object size will be changed after giving some amount of heat. The thermal expansion is widely used in constructing of suspension bridges, railroad, thermostat, thermometer. स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशंस की, मीन्स टू अप्लाई। हमें इस टॉपिक को कहीं यूज़ करना होगा प्रैक्टिकली तो हम उसे एप्लीकेशन कहते हैं। तो थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन क्या है? साइज किसी भी ऑब्जेक्ट का तब्दील हो जाए ड्यू टू हीट, हम उसे थर्मल एक्सपेंशन का नाम देते हैं। Where we use thermal expansion, so we use in suspension bridges, railroad, thermostat और इसके अलावा थर्मोमीटर। तो आइए शुरू करते हैं। बायोमेटालिक थर्मोस्टेट क्या है? तो बायोमेटालिक थर्मोस्टेट के अंदर जब डिफाइन करते हैं तो अ थर्मोस्टेट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेंटेन टेम्परेचर। एक ऐसी डिवाइस जिसका काम टेम्परेचर को मेंटेन करने का हो, आप उसे थर्मोस्टेट कहते हैं। प्रिंसिपल, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल एक्सपेंशन। स्टूडेंट तमाम ऑब्जेक्ट जो होते हैं सॉलिड ऑब्जेक्ट, खासतौर पर मेटालिक ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो उनका डिफरेंशियल जो रेट होता है एक्सपेंड होने का वो एक सा नहीं होता। कुछ ऑब्जेक्ट ज़्यादा एक्सपेंड होते हैं विद द सेम अमाउंट ऑफ हीट, और कुछ ऑब्जेक्ट कम एक्सपेंड होते हैं। लेट्स से अगर आप बात करते हैं स्टील के हवाले से और एल्यूमिनियम के हवाले से, दोनों का एक्सपेंशन रेट एक सा नहीं है। एक जो सब्सटेंस है वो कम एक्सपेंड होता है, एक सब्सटेंस ज़्यादा एक्सपेंड होता है, इसको हम डिफरेंशियल एक्सपेंशन कहते हैं। वर्किंग स्टूडेंट यह है कि इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग सर्किट द बायोमेटालिक स्ट्रिप इज यूज्ड। जब हम किसी सर्किट के अंदर, इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर बायोमेटालिक स्ट्रिप यूज करते हैं। व्हाट इज बायोमेटालिक स्ट्रिप? बायोमेटालिक स्ट्रिप का मतलब बाय यहाँ पर दो है और मेटल की बेसिकली यहाँ पर हम यूज करते हैं दो स्ट्रिप्स। तो पहली स्ट्रिप आपके पास ब्रास है, सेकंड स्ट्रिप आपके पास इनवर है, हम दो स्ट्रिप्स को कंबाइन करते हैं। मीन हम दो मेटल को कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के बाद जो चीज़ बनती है आप उसे कहते हैं बायोमेटालिक स्ट्रिप। तो बायोमेटालिक स्ट्रिप का यूज़ करते हैं एज एन इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट ब्रेकर। हम इसके थ्रू फिजिकल कांटेक्ट भी करते हैं और इसको जब हम रिमूव करते हैं तो हमारा फिजिकल कांटेक्ट रिमूव हो सकता है। व्हेन टेम्परेचर रेजेस, जब टेम्परेचर बढ़ता है द बायोमेटल बेंड्स एंड द कांटेक्ट इज ब्रोकन। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये बेंड हो जाता है और जिस चीज़ के साथ ये फिजिकली कांटेक्ट में था वहाँ से कांटेक्ट ब्रेक होकर जो इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बंद हो जाता है। द करंट स्टॉप टू फ्लो व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स। और जब टेम्परेचर दोबारा से जो है पहले बढ़ चुका था कम होना शुरू होता है द स्ट्रिप कॉन्ट्रैक्ट। तो अगेन स्ट्रिप जो है कॉन्ट्रैक्ट होती है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर एक्सपेंड होती है और टेम्परेचर कम होने पर कॉन्ट्रैक्ट। द कॉन्टैक्ट इज रिस्टोर्ड, हेंस द हीटिंग स्टार्ट अगेन in the way a desired temperature is maintained. Uses: they are used to control the temperature of iron, water storage tank, oven, balance wheel of watches, refrigerator, aquarium, etc. सेकेंड जो बायोमेटालिक की एप्लीकेशन है वो ये है बायोमेटालिक थर्मोमीटर। डेफिनेशन: अ बायोमेटालिक थर्मोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू रीड द टेम्परेचर ऑफ हॉट रीजन। अगर आपको टेम्परेचर डिटरमिन करना हो तो आपको यूज करना चाहिए बायोमेटालिक थर्मोमीटर। Principle: it works on the principle of differential expansion. Working: a thin bimetallic flat spiral stick in whose one end is fixed and the other end is attached to a spindle of a pointer which moves over a scale. As the temperature rises, the spiral tends to bend in clockwise direction. This causes the pointer to move. The scale helps to read temperature. Uses: they are used in oven, automobile, and for एयर थर्मोमीटर्स। तो स्टूडेंट बेसिकली हमारे पास इसकी वर्किंग कुछ ये है कि हम जो है अपनी बायोमेटालिक स्ट्रिप को जो है बेसिकली हम सर्कुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं जिसके अंदर एक एंड हम फिक्स कर देते हैं और दूसरे एंड को जो है हम
अटैच कर देते हैं पॉइंटर के साथ। तो जैसे जैसे आप उसको हीट प्रोवाइड करते हैं मीन्स आप ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है। तो टेम्परेचर जब बढ़ता है तो बढ़ने के बाद क्या होता है, स्पाइरल टेंड टू बेंड। तो ये बेंड होना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से पॉइंटर मूव करता है। जितना ज़्यादा बेंड होगा पॉइंटर उतना ज़्यादा मूव करेगा जो कि टेम्परेचर को रीड करता रहेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है उस टॉपिक का नाम है एंट्रोपी। The concept of entropy was introduced by scientist Clausius in the year 1898. What is entropy? Entropy means the quantity of heat added or removed from a system divided by the temperature. किसी भी सिस्टम के अंदर आप कितनी क्वांटिटी ऑफ हीट ऐड करते हैं या कितनी क्वांटिटी ऑफ हीट को रिमूव करते हैं और उस क्वांटिटी को डिवाइड करना है अपने टेम्परेचर से। मीन्स कुछ ये है, डेल्टा क्यू डिवाइड बाय टेम्परेचर, quantity of heat divided by temperature equal delta S. What is delta S? Delta S means change in entropy. The unit of entropy is, because we are talking about heat and heat is a form of energy. Energy is measured in joule and temperature measured in Kelvin. The physical significance. Now soon we are going to understand what is the importance or what is the physical significance of entropy. First of all, entropy means disorder. What is disorder? Entropy is a measure of disorder or microscopic randomness of a system, or entropy refer to the state of order disorder of system. For example, स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं ऑर्डर के हवाले से तो हमारे पास सॉलिड स्टेट के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं, उनके बीच में गैप कम होता है। लेकिन जैसे ही आप सॉलिड को बाय हीटिंग टेम्परेचर हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है और बढ़ने के बाद सॉलिड किसमें कन्वर्ट होता है, लिक्विड के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूलर ऑर्डर था वो लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद वो नहीं रहा, तब्दील हो गया। इसे हम डिसऑर्डर कहेंगे, यानी सॉलिड का लिक्विड में चेंज होने से मॉलिक्यूल के जो ऑर्डर तरतीब जिसे आप कहते हैं वो तरतीब बिगड़ जाएगी। जितनी ज़्यादा तरतीब बिगड़ती है मीन्स जितना ज़्यादा डिसऑर्डर बढ़ता है मीन्स उतनी ज़्यादा एंट्रोपी बढ़ती है। और इस डिसऑर्डर को मेजर करने का नाम ही हम एंट्रोपी कहते हैं स्टूडेंट। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि आइस के जो मॉलिक्यूल्स थे उनका ऑर्डर, और जब हमने इसको हीट किया तो हीट करने के बाद आइस कन्वर्ट हुई वाटर में और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे उनका ऑर्डर आपने देखा। तो दोनों के ऑर्डर में फ़र्क आ रहा है और इसी ऑर्डर से डिसऑर्डर में होने को अगर हम मेजर करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस उसके अंदर कितना ज़्यादा डिसऑर्डर प्रोड्यूस हुआ है बाय हीटिंग, तो हम उस डिसऑर्डर के मेजर करने को नाम देते हैं एंट्रोपी का। तो एंट्रोपी ज़्यादा किसकी है? एंट्रोपी की अगर हम बात करें सॉलिड, लिक्विड और गैस की, तो सॉलिड से जब लिक्विड में जाता है तो डिसऑर्डर बढ़ जाता है और जब कोई चीज़ लिक्विड से गैस में जाती है, कन्वर्ट होती है, तो डिसऑर्डर के अंदर मज़ीद इजाफा हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि सॉलिड के केस के अंदर और मॉलिक्यूल ऑर्डरली अरेंज होते हैं, जब वो लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं तो उनका ऑर्डर जो है डिस्टर्ब हो जाता है और ये डिस्टर्बेंस मज़ीद बढ़ जाती है जब कोई चीज़ लिक्विड से गैस में। तो किसकी एंट्रोपी सबसे कम हुई? सॉलिड की एंट्रोपी कम है क्योंकि ये ऑर्डर में मैनेज हुए इसके मॉलिक्यूल ऑलरेडी अरेंज्ड हैं। और अगर हम बात करते हैं लिक्विड की तो लिक्विड की एंट्रोपी ज़्यादा है। अगर हम बात करते हैं गैस की तो उसकी एंट्रोपी लिक्विड और सॉलिड दोनों से ज़्यादा है। तो विच हैज़ द हाईएस्ट एंट्रोपी? तो आप कह सकते हैं गैस की हाईएस्ट एंट्रोपी है, लिक्विड की उससे कम है और सॉलिड की सबसे कम होती है। तो इसमें ये फिजिकल सिग्निफिकेंस थी एंट्रोपी की। एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर। Why is that when you leave an ice cube, a room temperature is begin to melt? Why is it whenever rooms are cleaned, they become messy again in the future? इस कॉन्सेप्ट को हम टाइम एरो कहते हैं। टाइम एरो का कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ सर्टेन थिंग्स हैपन इन वन डायरेक्शन एंड नॉट द अदर, दिस इज कॉल्ड टाइम एरो। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि जैसे ही आप आइस क्यूब को रखते हैं रूम टेम्परेचर पर, इट बिगिन टू मेल्ट। मतलब ये हुआ कि आइस क्यूब मेल्ट हो जाएगी लिक्विड में, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो जाए आइस क्यूब के अंदर। इसका मतलब ये हुआ जो प्रोसेस हैं वो एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। अगर आप एक रूम क्लीन करते हैं तो वो मैस जो उसमें गंदगी है उसमें इजाफा होता है फ्यूचर के अंदर।
तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है सफाई से मैसीनेस बढ़ गई, यहाँ पर आइस क्यूब से कोई चीज़ लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। ये प्रोसेस बेसिकली कहलाता है कि हमारे इस यूनिवर्स के अंदर जो है डिफरेंट प्रोसेस हो रहे हैं और उन तमाम प्रोसेस की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। तो प्रोसेस का एक ही डायरेक्शन में होना, हम इस बात को कहते हैं टाइम एरो। तो certain thing happen in one direction, not the other. This is called time error. A system will become more disordered as time increases. तो टाइम बढ़ने के साथ साथ जो रूम होगा आपका, जो आपने अभी क्लीन किया था, वो मैसी हो जाएगा। और जो आइस क्यूब थी, टाइम गुजरने के बाद, क्योंकि सब प्रोसेस वन डायरेक्शन में चलता है, टू डायरेक्शन में नहीं चलता, तो वो आइस क्यूब किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड के अंदर। इट इज़ अ की फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। हम इस फैक्टर के थ्रू, इमेज एंट्रोपी के थ्रू ये डिटरमिन कर सकते हैं कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, कौन सा स्टिमुलेट प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है जिसके अंदर जो है आप फिजिकल, आपके लीजिए कोई एक्सटर्नल फैक्टर को आप यूज़ ना करें और नेचुरली कोई प्रोसेस हो। मीन्स बर्फ़ जो है यानी आइस क्यूब जो है वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। लेकिन आप लिक्विड को आइस क्यूब में कन्वर्ट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं कहलाएगा, ये बेसिकली स्टिमुलेट प्रोसेस कहलाएगा। मीन्स आपने कुछ एक्सटर्नल एजेंट को यूज़ किया है, एक्सटर्नल एनर्जी यूज़ की है जिसकी वजह से आपने, तो अगर हमसे कहा जाता है टाइम एरो, तो टाइम एरो में ये डिस्क्राइब करता है कि जो प्रोसेस हैं वो बेसिकली वन डायरेक्शन में होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं। मतलब ये हुआ कि टाइम फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग एंट्रोपी, यानी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस ही होते हैं यूनिवर्स के अंदर, पहली बात। और जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो एंट्रोपी कम नहीं होती, एंट्रोपी क्या होती है? बढ़ती जाती है। यानी हम लो एंट्रोपी से जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कहाँ पर? हाई एंट्रोपी की तरफ। हम पहले हाईली ऑर्डर्ड थे और अब कहाँ पर हो रहे हैं? हम डिसऑर्डर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं जैसे जैसे वक्त गुजरता है, जिसको हम टाइम एरो या टाइम फ्लो कहते हैं। Unavailability of energy. Entropy is a measure of the amount of energy that is not available to produce work. एंट्रोपी की हम मुख्तलिफ फिजिकल सिग्निफिकेंस स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट। पहला फिजिकल सिग्निफिकेंस ये स्टडी किया कि एंट्रोपी के थ्रू हम डिसऑर्डर मेजर करते हैं। सेकंड फिजिकल सिग्निफिकेंस ये था कि एंट्रोपी के थ्रू हम टाइम, हम ये डिटरमिन करते हैं कौन सा प्रोसेस एक डायरेक्शन में हो सकता है। मीन्स हम ये डिटरमिन करते हैं विच प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। तो इस किसी प्रोसेस की स्पॉन्टेनियस, अगर स्पॉन्टेनिटी की बात करते हैं तो हमें एंट्रोपी को डिस्कस करना पड़ता है। और हम जानते हैं यूनिवर्स में जो प्रोसेस होते हैं वो स्टिमुलेट प्रोसेस नहीं होते, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं, जिसको हम टाइम एरो के थ्रू डिटरमिन करते हैं। अब थर्ड जो सिग्निफिकेंस है वो है अनअवेलेबिलिटी। एंट्रोपी मतलब वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसके थ्रू आप वर्क को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हम जानते हैं एनर्जी की डेफिनेशन थी एबिलिटी टू डू, द कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। लेकिन एंट्रोपी उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को कहते हैं जिस एनर्जी को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। किस में कन्वर्ट नहीं कर सकते? वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप उसे एंट्रोपी कहते हैं। अब स्टूडेंट हम एंट्रोपी, एनर्जी और वर्क में बात करते हैं। एनर्जी का मतलब भी हमने पढ़ा कि एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ हाउ मच एनर्जी इज नॉट अवेलेबल टू डू वर्क। एंट्रोपी उस एनर्जी की मेजरमेंट का नाम है जिस एनर्जी को आप अब कन्वर्ट नहीं कर सकते। किस में कन्वर्ट नहीं कर सकते? वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप उसे एंट्रोपी कहते हैं। It is not possible to convert the entire available energy into work. Increase in entropy means less energy available to do work. अगर एंट्रोपी बढ़ जाती है तो एंट्रोपी बढ़ने का मतलब हम ये मानते हैं कि अब हमारे पास ज़्यादा एनर्जी नहीं रही काम करने के लिए, और लेस हीट ट्रांसफर इनटू वर्क। एंट्रोपी इज अ लॉस ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू डू वर्क। एंट्रोपी उस अमाउंट ऑफ एनर्जी कहा जाता है जो आपसे, आपके पास ज़ाया हो चुकी है, जिसको आप वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सके स्टूडेंट। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं स्टूडेंट, जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं, जैसे सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना या लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, जो वॉलेटाइल लिक्विड आप जानते हैं, अगर उनको जो है बॉटल के अंदर कैप हटा के रखा जाए तो वो लिक्विड से रूम टेम्परेचर पर ही जो है वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर में कन्वर्ट होते हैं। तो ये प्रोसेस बेसिकली नेचुरल प्रोसेस है। और नेचुरल प्रोसेस के बारे में अगर देखा जाए तो नेचुरल प्रोसेस की जो एंट्रोपी है वो कभी भी कम नहीं होगी। यानी जो ऑर्डरनेस है वो ऑर्डरनेस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? डिसऑर्डरनेस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपने डिसऑर्डर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, या उनका डिसऑर्डर क्या होता जाएगा? ज़्यादा होता जाएगा। तो आप कह सकते हैं एंट्रोपी का जो चेंज है हमारे यूनिवर्स का कभी भी कम नहीं होता, कभी भी कोई चीज़ डिसऑर्डर से ऑर्डर की तरफ नहीं आती, ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ जाती है। मीन्स एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस, इट नेवर डिक्रीजेस।
इसे हम कहते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स या लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। अब स्टूडेंट्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। क्वेश्चन ये है कि हमारे को 540 कैलोरीज हीट की विच इज रिक्वायर्ड टू वेपराइज 1 ग्राम ऑफ वाटर, और हम इतनी हीट से वेपर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं पानी को जो कि 1 ग्राम था, और टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, कांस्टेंट होगा। डिटरमिन द एंट्रोपी चेंज इन्वॉल्विंग वेपराइजिंग 5 ग्राम। ये बताइए कितनी एंट्रोपी में चेंज आएगा जब आप 1 ग्राम ऑफ वाटर की जगह पर 5 ग्राम ऑफ वाटर को वेपर में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हीट के अमाउंट को आप लिखेंगे डेल्टा क्यू 540 कैलोरी, टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको कन्वर्ट करेंगे केल्विन में 273 ऐड करिए 373 केल्विन, और डेल्टा एस आपने डिटरमिन करना है। सोल्यूशन तो एंट्रोपी इक्वल्स टू होता है डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। तो स्टूडेंट डेल्टा क्यू कैसे डिटरमिन करें, हमें डेल्टा क्यू तो गिवन है 540 डिग्री, लेकिन प्रॉब्लम ये इतनी हीट रिक्वायर्ड थी जब आप 1 ग्राम ऑफ वाटर को वेपर में कन्वर्ट कर रहे थे। डेफिनेटली 1 ग्राम के लिए इतनी रिक्वायर्ड है, 2 ग्राम के लिए 540 का डबल होगा, 3 ग्राम के लिए 540 का 3 टाइम्स होगा। तो आपके पास 5 ग्राम्स था, तो आपने 540 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो आंसर आ जाएगा 2700 कैलोरी। मीन अगर आपको ज़्यादा पानी को कन्वर्ट करना है वेपर में तो आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 540 जो कैलोरीज वो 1 ग्राम के लिए है, और 5 ग्राम के लिए कितने रिक्वायर्ड है, 2700 कैलोरीज। अब हमें सिस्टम इंटरनेशनल की तरफ जाना है, और सिस्टम इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग जो हीट मेजर की जाती है वो कैलोरी में नहीं की जाती है स्टूडेंट, को जूल में की जाती है। तो 1 कैलोरी मीन्स 4.1 समथिंग जूल। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2700 कैलोरी में कितने जूल हुए, तो आप मल्टीप्लाई बाय 4.18 करेंगे 2700 को, आंसर आएगा 11,296 जूल। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 11,296 जूल हीट रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू कन्वर्ट 5 ग्राम ऑफ वाटर इनटू वेपर। अब मैं इस हीट को डिवाइड करूंगा टेम्परेचर से, मीन्स 373 से, तो डिवाइड करने पर आंसर आएगा 30.286 जूल पर केल्विन। मतलब ये हुआ कि अगर आप बात करते हैं 5 ग्राम ऑफ वाटर की, तो 5 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर जो एंट्रोपी चेंज होगी वो 30.286 जूल पर केल्विन होगी। इस लेक्चर को ये वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर आपसे मुलाकात होगी।